एक तरफ कट्टरपंथी संगठन अल्पसंख्यकों पर हमला कर रहे हैं, कट्टरपंथी हिंदुओं के खिलाफ जिहाद का खुला ऐलान कर रहे हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश सरकार लगातार भारत विरोधी कार्रवाई कर रही है। विजय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर बांग्लादेश सरकार के कानूनी सलाहकार आसिफ नजरुल ने लिखा कि विजय दिवस सिर्फ बांग्लादेश का है, भारत सिर्फ सहयोगी था। आपको ये भी बता दें यहाँ पर कि ये सहयोगी जिसे कह रहे हैं भारत को, बांग्लादेश को आज़ाद कराने में भारत ने अपने 3000 सैनिक जो हैं वो गंवाए थे, उनका बलिदान दिया था और लगभग 12000 सैनिक जो थे वो घायल हुए थे। अब बांग्लादेश की एक कोर्ट ने उल्फा चीफ परेश बरुआ को फांसी की सज़ा को कम करके उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। कोर्ट ने पूर्व मंत्री समेत 6 लोगों को बरी भी कर दिया है, जो 2004 के सनसनीखेज हथियार कांड जो था उसमें उसकी साजिश में शामिल थे। इसमें भी मैं आपको बता दूं कि ये जो हथियार कांड था, इसमें चीन के हथियार जो हैं बड़े पैमाने पर, बहुत ज़्यादा तादाद थी उसकी, लगभग 4930 जो है फायर आर्म्स थे, 27000 से ज़्यादा हथगोले थे, 840 रॉकेट लॉन्चर थे, 300 रॉकेट थे, 2000 ग्रेनेड लॉन्चिंग ट्यूब्स थी। इस तरह के हथियार जो थे वो चीन जो है वो बांग्लादेश के रास्ते स्मगलिंग कर रहा था, जो कि उल्फा को, जो असम में जिन्होंने आतंक फैला रखा था, उस वक्त जो उल्फा को दिए जाने थे, और इसमें ये लोग पकड़े गए थे और जिसके बाद जो है वो परेश बरुआ को ये सज़ा हुई थी। अब बांग्लादेश ने जो ये सज़ा है इसे घटा दिया है। इसके अलावा बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अडानी पावर पर अरबों डॉलर के समझौते के उल्लंघन का आरोप लगा दिया है। अडानी पावर का अरबों का बकाया भी बांग्लादेश सरकार नहीं चुका रही है। इतना ही नहीं, भारत के खिलाफ अपनी सेना को मजबूत करने के लिए बांग्लादेश सरकार चीन से J-10C फाइटर जेट खरीदने जा रही है। इसके पहले वो भारतीय सीमा पर तुर्की के ड्रोन तैनात कर चुकी है। बांग्लादेश की इन हरकतों से दोनों देशों के बीच रिश्ते और ज़्यादा तल्ख हो चुके हैं, लेकिन भारत से दुश्मनी बढ़ाकर बांग्लादेश अपने जाल में भी फंस चुका है। चीन उसे पाकिस्तान की तरह, प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। कट्टरपंथियों के चंगुल में फंसकर बांग्लादेश भी पाकिस्तान बन जाएगा क्या? बड़ा सवाल यही है। और ये भी सवाल है कि भारत बांग्लादेश के खिलाफ कड़े एक्शन क्यों नहीं दे रहा? कांग्रेस भी सरकार के खिलाफ हमलावर दिख रही है। विदेश राज्य मंत्री ने संसद में बांग्लादेश के मुद्दे पर बयान दिया है, लेकिन क्या कूटनीतिक तरीकों से बांग्लादेश से रिश्ते सुधरेंगे? कि बांग्लादेश पर कड़े प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत नहीं है? हिंदू धर्मगुरु आक्रोशित हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। सुनिए क्या कहना है संतों का। इस्कॉन के मंदिरों पर जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर हमने बांग्लादेश सरकार, भारत सरकार और विश्व के पटल पर बहुत से स्थानों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, अपने चिंता को व्यक्त की है, आह्वान भी किया है। और भारत सरकार, बांग्लादेश सरकार और इस्कॉन के बांग्लादेश के जितने भी लीडरशिप है उनके बीच निरंतर संवाद इसके विषय में चल रहा है। और यही कह सकते हैं कि परिस्थिति को देखते हुए जो भी कदम लेने चाहिए उस दिशा में चर्चाएं आगे बढ़ रही हैं। 2 दिन पहले प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया था। बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में प्रियंका ने बैग के साथ प्रोटेस्ट किया था। उनके बैग पर हिंदुओं और बाकी जो अल्पसंख्यक क्रिश्चियंस के लिए संदेश लिखा गया था कि उन पर अत्याचार बंद होना चाहिए और सरकार ने बांग्लादेश के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग उन्होंने की थी। सुनिए प्रियंका गांधी ने क्या कहा था। आज बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है अल्पसंख्यकों के साथ। जो लड़ाई हमने लड़ी थी उस समय, वो किस चीज़ की लड़ाई थी? असूलों की लड़ाई थी। लोकतंत्र का असूल, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके साथ, उसके खिलाफ लड़ने का असूल, मतलब अत्याचार के खिलाफ लड़ने का असूल, ये असूल थे। और यही असूल हैं जिसने भारत को महान बनाया है और यही असूल हैं जिसके लिए हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। उसी के लिए हम लड़ रहे थे। उस समय देश अकेला था, किसी ने समर्थन नहीं किया। इंदिरा जी पूरे विश्व में घूमी कि कुछ करिए, रोकिए इस अत्याचार को। कोई खड़ा नहीं हुआ, हमारा देश खड़ा हुआ। इंदिरा जी खड़ी हुई, हमारी सेना खड़ी हुई, हमारी जनता खड़ी हुई।
तो आपने सुना प्रियंका गांधी क्या कह रही थी। इस बड़ी बहस में इसी मुद्दे पर जो बांग्लादेश की जो गंभीर स्थिति बन रही है, इसी पर बड़ी बहस में चर्चा के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हैं। लेकिन पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। बांग्लादेश में सक्रिय आतंकी संगठन जमात इस्लामी का ये वीडियो है। इस वीडियो में आतंकी खुलेआम हिंदुओं के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर रहे हैं और माइक से खुलेआम हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं। सवाल ये है कि ऐसे माहौल में बांग्लादेश में हिंदू कैसे महफूज होंगे। दिखाते हैं आपको ये वीडियो। আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ। সম্মানিত এলিশাবাসী, পর্দার আড়ালের অবস্থানরত সম্মানিত মা এবং বোনেরা, আমরা বাংলাদেশ জামাত ইসলামীর পক্ষ থেকে আজকে আমাদের দাওয়াতি গণসংযোগ আলোকে আপনাদের প্রতিটা ডোর টু ডোর আমরা চলে এসেছি। আমরা আপনাদের কাছে আল্লাহর ওই দাওয়াতকে খুশিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেছি যে আল্লাহ লাহুল খলক ওয়াল আমর, সৃষ্টি যার, আইন চলবে তার। আমরা যেহেতু সবাই মুসলিম পরিবারের সন্তান, এই জন্য মুসলমান হিসাবে আমরা এই দেশে কত মানুষের শাসন দেখেছি, কেউই আমাদেরকে শান্তি দিতে পারে নাই। तो बहस की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ कई मेहमान जुड़े हैं। अशोक सज्जनहार हैं, पूर्व राजनयिक हैं। मेजर जनरल रिटायर AK सिवाच रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेजर जनरल रिटायर संजय मिस्टन रक्षा विशेषज्ञ हैं। रविंद्र सचदेव विदेश मामलों के जानकार और सुबीर नंदी बाबू पत्रकार जो बांग्लादेश से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं इस बहस को शुरू करने से पहले एक बात आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि हाल ही की घटना है आज की कि असम की पुलिस ने 8 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया भारत में, और ये गिरफ्तारी जो है केरल में हुई है। ये सभी बांग्लादेशी हैं। इसमें से एक व्यक्ति जो है, एक जो आतंकवादी है, वो अलकायदा का मेंबर है। तो बांग्लादेश में जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, हमने अभी आपको एक वीडियो भी दिखाया जिस तरह की स्थिति बांग्लादेश में पैदा हो रही है, बांग्लादेश जिस तरह की हरकतें कर रहा है, क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश इस वक्त जिहादी, या फिर हम ये भी जानते हैं कि 2015-2017 में जिस तरह से वहाँ ISIS की मूवमेंट जो है वो बहुत बढ़ गई थी। तो मैं सबसे पहले अशोक सज्जनहार जी के पास जाना चाहूँगा। सज्जनहार जी, आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश किस स्थिति की ओर जा रहा है? भारत के लिए खतरा बन रहा है या अपने लिए खुद खतरा बन रहा है? जी बहुत धन्यवाद। मेरे विचार से दोनों के लिए खतरा बन रहा है, क्योंकि जहां भी कहीं जिहादी हो, जहां भी कहीं कट्टरपंथी हो और वो काम कर रहे हों, तो ना तो अपनी देश की जनता के लिए वो कुछ कर सकते हैं और ना ही अपने पड़ोसियों के साथ अगर संबंध ठीक रखने हैं, अच्छे रखने हैं, वो कर सकते हैं। देखिए, ये जो अंतरिम सरकार आई थी, इंटरिम गवर्नमेंट जो आई थी, पहले तो इसका कोई वो नहीं है, बांग्लादेश की कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है, तो उनको लाया गया है बेसिकली क्योंकि प्रोटेस्ट हुए वहाँ पर। बहुत ऐसे भी कहा जा रहा है जो एक्सटर्नल फोर्सेस भी बहुत सी वहाँ पर इन्वॉल्व थी, वो तख्ता पलट में और शेख हसीना के विरुद्ध काम करने में, और उनको वहाँ उनके विरुद्ध वो इतना वायलेंस करने में, जिससे कि काफ़ी लोग मारे भी गए वहाँ पर। परंतु 2-3 कामों के लिए उनको अंतरिम सरकार को लाया गया था। एक तो वहाँ पर स्थायी, वहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको ठीक किया जाए, वहाँ पर स्थायित्व बनाया जाए, वहाँ पर इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया जाए, वहाँ पर इलेक्शन किए जाए। अभी तक तीनों में से कुछ भी उसमें वो नहीं कर पाए हैं। और वहाँ की जो कोर्ट्स हैं, उन्होंने भी जो भी आतंकी जिनके ऊपर केस चल रहे थे, सब उन्होंने जेल में जो थे आतंकी टेररिस्ट, उनके विरुद्ध बड़े केस थे, उनको छोड़ दिया है। आपने अभी बताया है ये 2004 का जो केस चल रहा था, जो कि उल्फा के लिए हथियार थे, तो अब जैसे ही सरकार का तख्ता पलट हुआ है, तो वहाँ से वो फटाफट करके सबके विरुद्ध जो केस हैं सब हटाए जा रहे हैं, सबको रिलीज़ किया जा रहा है। तो इससे ये वहाँ पर ऐसा लगता है जो अभी जो चीफ एडवाइज़र हैं या उनके और जो एडवाइज़र्स हैं, वो कंट्रोल में नहीं है, और बेसिकली उनको वही वो कर रहे हैं जो कि ये इस्लामिस्ट जिहादिस्ट हैं, वो जो कर रहे हैं, जो कुछ ये कट्टरपंथी हैं, स्टूडेंट्स कट्टरपंथी हैं जो आ गए हैं उसमें, जिन्होंने सत्ता ले ली है, वही वो काम कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा शुरुआत में आकर, जो ये दोनों के लिए नुकसान है, क्योंकि
जब हमारे विदेश सचिव वहां पर गए थे तो बिल्कुल साफ संदेश देकर आए, जो हमारी सुरक्षा है, इंसर्जेंसी है, जैसे पहले हुआ था, परेश बरुआ का आपने दिया अभी उदाहरण दिया, हमारे यहाँ पर वो होता था, जो भी उल्फा है या और भी कोई इंडियन इंसर्जेंट एलिमेंट्स थे तो उनको सहायता दी जाती थी, उनको घर दिया जाता था। मैं खुद था वहाँ पर, हम बहुत ऐसे ये सब डिटेल्स उनको देते थे, उनके बैंक अकाउंट्स के डिटेल्स देते थे बांग्लादेश की सरकार को। तो ये एक तो ये सुरक्षा, जब से शेख हसीना आई उन्होंने इन सब जो भी आतंकी थे इनके ऊपर इनको दबाया, तो ये नहीं हो। और जो अल्पसंख्यक है वहाँ पर, चाहे क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, अहमदिया हैं, बुद्धिस्ट है, हिंदू हैं, उनके विरुद्ध अत्याचार नहीं होना चाहिए। मैं एक छोटा सा सवाल और पूछना चाहूँगा एम्बेसडर सज्जनहार, क्या आपको लगता है भारत जो है वो बांग्लादेश को चाइना के हाथों लूज कर रहा है? देखिए, भारत एक बड़ा ही कैलिब्रेटेड अप्रोच ले रहा है, जो ऐसा नहीं है जो वहां से अगर ये होना शुरू हुआ है तो हम एकदम से, जिसे कहा जाए बहुत बड़ा काम करें। मेरे ख्याल से भारत बांग्लादेश को समझाने का प्रयास कर रहा है। जो देखिए आप, इंटरडिपेंडेंस आपका भी बहुत, अगर आप भारत के विरुद्ध जाते हैं तो आपका भी बहुत नुकसान होने वाला है। और भारत तो अपनी सुरक्षा कर सकता है, भारत तो बड़ा देश है, भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी है। और देखिए, दो हमारे पास बड़े अच्छे उदाहरण हैं, एक मालदीव्स का उदाहरण है और एक अभी श्रीलंका का भी उदाहरण है। और उन दोनों देशों ने भी, वो कैसे, मालदीव तो आए थे इंडिया आउट कैंपेन से, अंत में जब उनके राष्ट्रपति यहाँ पर आए अक्टूबर में, तो उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को न्योता दिया जो आप हमारे यहाँ पर स्टेट गेस्ट बनकर आइए। तो देखिए, उस समय भी भारत ने कोई एक जल्दी से वो कोई निर्णय नहीं लिया, जो कार्रवाई नहीं की। उन्होंने धीरे धीरे करके उनको समझाने का प्रयास किया। ठीक है, राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू पहले उधर गए, तुर्की गए, चीन गए, वगैरह वगैरह, परंतु भारत आए, फिर स्टेट विजिट पर भी आया। उनको भी मालूम चल गया जो भारत के बिना उनका वो नहीं है, गुजारा नहीं है। और ऐसे ही आपने देखा है, श्रीलंका के राष्ट्रपति अभी आए हैं 15 से 17 दिसंबर, और कैसे उन्होंने कहा जो हमारी धरती से भारत के विरुद्ध कोई काम नहीं हम बर्दाश्त करेंगे। तो हम समझते हैं जो बांग्लादेश भी वो थोड़ी समझ आनी चाहिए, अपने फायदे में, भारत के फायदे में नहीं, अपने फायदे में, उनका अपना फायदा है। मेजर जनरल सिवाच को मैं लाना चाहूंगा इसी बहस में। जी। मेजर जनरल सिवाच, आपने जो विजय दिवस पे वहाँ के स्टेटमेंट देखे, वहाँ पर जो लॉ एडवाइज़र हैं आसिफ नजरुल, उनका ये कहना था कि भारत 1971 की वॉर में केवल अलाई था। आप इसे किस नज़रिए से देखिए? सेना ने जो सेक्रीफाइस उस दौरान किया है वो कोई भूल नहीं सकता है। तो आप इस तरह की स्टेटमेंट्स को, क्योंकि वहाँ पर जो स्टूडेंट लीडर हैं जो इस्कॉन में बैन की बात भी दोहराते रहे हैं, हसन अब्दुल्ला, वो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने भी ये कहा कि इंडिया इज़ अ डायरेक्ट थ्रेट टू बांग्लादेश इंडिपेंडेंस एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। आज इस माहौल को 1971 के कंपैरिजन में कैसे देखते हैं? राहुल जी, इसमें कोई शक नहीं है कि आज की तारीख में जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। और सच्चाई है कि जिस प्रकार से एक वैक्यूम क्रिएट होगी और वो जिस प्रकार से आज वहाँ पर जमाते इस्लामी और बांग्लादेश मुजाहिदीन रूल कर रही है रूस, और इसी प्रकार से कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ISI ने भी अपना गढ़ जमा लिया। और सभी कहते हैं कि इज बांग्लादेश गोइंग इन अ पाकिस्तान वे, और वो शक होने लगा कि शायद ऐसा कुछ हो रहा है। अब ऐसे समय में हमें बड़ा मैच्योरली काम कर रहा है। जो बात अब आती है कि जो स्टेटमेंट पास की बांग्लादेश के अंदर, मुझे लगता है कि इमेच्योर स्टेटमेंट पास की है, इसको हमें नजरअंदाज करना चाहिए, मगर साथ साथ में बांग्लादेश को समझाना चाहिए। देखो सच्चाई क्या है, अगर आप हिस्ट्री देखें, जो ऑपरेशन सर्च लाइट किया था पाकिस्तान ने 25 मार्च 1971 में, उसके अंदर कम से कम 4 से 5 लाख औरतों का वहां पर रेप हुआ, 15 से 20 लाख लोग मारे गए, और करीब 1 करोड़ के करीब जो लोग पलायन करके थे भारत में। अगर उस समय भारत मुक्ति बाहिनी को ट्रेन नहीं करता, मुक्ति बाहिनी के साथ कंधे से कंधा मिला के
बांग्लादेश के अंदर नहीं जाता पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स के अगेंस्ट, तो ये बड़ा मुश्किल था कि बांग्लादेश को एक फ्रीडम मिलता, एक नया देश बांग्लादेश बनता, क्योंकि पाकिस्तान की जो डिफेंस फोर्सेस थी वो कमजोर नहीं थी, वो कुचल दे थी और वो एक जेनोसाइड कर रही थी, इसमें कोई शक नहीं। मगर वर्ल्ड ने आज तक उसको जेनोसाइड भी नहीं माना। तो ये सच्चाई है, ये एक विडंबना है कि आज जो स्टेटमेंट बांग्लादेश में पास की है तो वो उनको समझना चाहिए। मगर मुझे लगता नहीं कि ये सभी की स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी हमने जो विजय दिवस बनाया तो जैसे हर साल की तरह वहां पर जो मुक्ता जोधा और पाकि सर्विंग ऑफिसर आए भारत के अंदर कोलकाता में और भारत से ढाका में गए। मगर यह समझना चाहिए बांग्लादेश में कि भारत अगर नहीं साथ देता उस समय और इंटरव्यू नहीं करता और ट्रेन नहीं करता तो मुश्किल था बांग्लादेश को आजाद होना। और उस समय अमेरिका जो था वो पाकिस्तान के साथ खड़ा था, यूके जो था वो पाकिस्तान के साथ खड़ा था। तो अब वर्ल्ड का एनवायरनमेंट भी देखो कि क्या उसके साथ था या विरुद्ध था। अब बात आती है राहुल जी कि अब जो सिचुएशन है उसमें भारत को क्या करना चाहिए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एम्बेसडर सज्जनहार ने भी बड़ा अच्छा बताया इसके। देखो सच्चाई है कि ये एक ऐसा नाजुक टाइम है, हमें बड़ा फूक फूक के चलना है। अगर हम कुछ ऐसी गलती कर लेंगे तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगी और इसका इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान और चीन। तो जो हमने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है उसको बरकरार रखना है, उसके साथ साथ हमारे पास बड़े साधन हैं। हमारे इकोनॉमी को अगर आप देखें, अगर बांग्लादेश का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भारत है, यहां से जो पावर जाती है बाकी चीजें जाती है, तो हम इनडायरेक्ट प्रेशर डाल सकते हैं, ना कि कुछ ऐसा करें जिससे रिस्क आए। मगर एट द सेम टाइम हमें फोर्सिबली करना है। और जिस प्रकार से अभी किया था, जो हमारे अभी जो फॉरेन सेक्रेटरी गए थे तो विक्रम सिकरी, उन्होंने बड़े साफ सुथरे शब्दों में एक प्रकार से मोहम्मद यूनुस को बताया है और मुझे लगता है बांग्लादेश को समझ आएगी, क्योंकि बांग्लादेश और भारत के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही गहरे हैं। ये 53 साल में दोनों की डिपेंडेंसी बहुत है, कनेक्टिविटी है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, कल्चरल हमारे रिलेशनशिप बहुत है। और सच्चाई है, मैं रविंद्र सचदेव साहब को भी इसमें लाना चाहूंगा। तो मैं यही कहूंगा राहुल जी कि हमें सोच समझ के चलना है। और बड़ा अच्छा उदाहरण अशोक सज्जनहार साहब ने दिया था, एक मालदीव का और श्रीलंका का। ये दोनों ऐसे एग्जाम्पल हैं। मोहम्मद मिजू और जो इंडिया आउट के कैंपेन में आए थे, आज वो भारत के साथ अच्छे रिलेशन है। और इसी प्रकार से अगर आप श्रीलंका में देखें, जो अभी प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा दस्सनाइके हैं, वो एंटी इंडिया थे, मगर वो सबसे पहले भारत में आए, क्योंकि इकोनॉमी प्लेज अ मेजर रोल। उसको मालूम है अगर जो श्रीलंका को इकोनॉमिकली अच्छा होना है तो भारत से ज्यादा अच्छा कोई मित्र नहीं, क्योंकि वो मैं रविंद्र सचदेव साहब से पूछना चाहूंगा। रविंद्र सचदेव साहब, जो बात उठी कि क्या बांग्लादेश हमारे लिए एक और पाकिस्तान होगा, जिस तरह से वहाँ सोल्जर्स ऑफ कैलिफेट इन बांग्लादेश सर उठा रहा है, जिस तरह से वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हम ये भी जानते हैं कि बांग्लादेश हथियार खरीदने के मामले में उसका पार्टनर पाकिस्तान है सबसे बड़ा, दूसरा चीन है। और अब जिस तरह से वो तुर्की से हथियार ले रहा है, या फिर जिस तरह से उसने J-10C जो चाइना से जो सौदा करना चाह रहा है, ऐसे में देखिए दो एग्जाम्पल और दिए गए, एक श्रीलंका का एग्जाम्पल दिया गया, एक और एग्जाम्पल दिया गया। दोनों ही कंट्रीज जो हैं उनसे हमारे कोई लैंड बॉर्डर्स नहीं। ऐसे में बांग्लादेश बहुत ही पोरस बॉर्डर, आप एक खेत में एक पाँव दूसरी साइड रखें तो बांग्लादेश है और इधर रखेंगे तो भारत है, इस तरह का बॉर्डर है। क्या आपको लगता है जिस तरह से जिहादी एलिमेंट्स वहाँ पे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, जिस तरह से चाइना बांग्लादेश को इस्तेमाल करना चाहेगा, हमारे लिए, भारत के लिए एक और मुसीबत है? थैंक यू वेरी मच। आई थिंक एम्बेसडर सज्जनहार और जनरल सिवाच ने ऑलरेडी इंडिकेट कर दिया है कि सिचुएशन डेफिनेटली वरीसम है और चैलेंजिंग है। इसमें एक और फैक्टर मैं देखता हूं, जो अगर हम बांग्लादेश की हिस्ट्री देखें, बांग्लादेश की हिस्ट्री में ये जो दोनों पार्टीज हैं, शेख हसीना की पार्टी और BNP, इनका ट्रेंड और पैटर्न ये रहा है, जब एक पार्टी आती है सत्ता में तो वो दूसरी पार्टी के खिलाफ एक्शन लेती है, सख्त पॉलिटिकल वेंडेटा करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। अब बात है कि शेख हसीना जब लंबे समय सत्ता में रही
भारत के खिलाफ जो ये ओपिनियन बांग्लादेश में बन रहा है, उसका एक जो अहम रीजन ये आ रहा है कि शेख हसीना ने बांग्लादेश में हम कहीं कट्टरपंथियों के खिलाफ या इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट के खिलाफ जो कदम उठाए, सख्त कदम उठाए, वो भारत के कहने पे उठाए। ये नैरेटिव है बांग्लादेश में। बांग्लादेश ने जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड बनाया 2011 या 12 में, राइट, जिसमें उन्होंने डेथ सेंटेंसेस सुनाए काफी लोगों को और काफी एग्जीक्यूट भी करे गए, तो कट्टरपंथियों या इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट का ये कहना है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ही बना था भारत के प्रेशर में। मुस्लिम, हम कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट, वो कहते हैं जो उनके नेता थे व्हाटएवर, और जो शेख हसीना के खिलाफत में थे उनको जेल डालने में और उनको एग्जीक्यूट करने में। ये एक बहुत बड़ा नैरेटिव है जो कि भारत के खिलाफ है बांग्लादेश के अंदर। तो अब यही जो हो रहा है अभी, हम जो खबर देख रहे हैं, जिनको डेथ सेंटेंस से लाइफ सेंटेंस कर दिया उल्फा, या जिनको भी जो उनकी सजा थी उन्हें रिलीज करा जा रहा है, वो सब उसी कड़ी में है कि इस समय जो रेजीम हम कहें ब्रॉडली स्पीकिंग, चाहे इंटरिम सरकार फुल्ली इलेक्टेड पावर वाली सरकार नहीं है, बट फिर भी वो रेवोल्यूशन से आई है तो एडमिनिस्ट्रेटिव है, तो ये सरकार सोच समझ के ये निर्णय ले रही है कि जिन भी लोगों को शेख हसीना की सरकार ने जेल में डाला था, खासकर कट्टर इस्लाम के चार्जेस को लेकर के, उनके सेंटेंस रिड्यूस कर रही है या उनको छोड़ रही है, ये कह करके कि भाई इनको गलत प्रोसिक्यूट किया गया है और शेख हसीना ने इनको इंडिया के कहने पर करा है। तो श्रीलंका और मालदीव्स के साथ हमारे जो डिफरेंसेस, इंडिया आउट वगैरह, वो डेफिनेटली सिमिलर है यहाँ पे, बट यहाँ पर एक अलग एलिमेंट है जो मुझे दिखता है, वो ये है भाई, देखिए श्रीलंका में शायद जो नई सरकार आई या मालदीव्स में भी आई, उसने ये तो नहीं कहा ना कि जो पिछली सरकार थी वो भारत के कहने पे हमारे देश के अंदर हमारी इस्लामिक कम्युनिटी को अरेस्ट कर रही थी, जेल कर रही थी, जाने नहीं दे रही थी। यहाँ पर ये एक एडिशनल एलिमेंट आ गया जो कि आई थिंक सबसे ज्यादा नॉट सबसे ज्यादा बट यस वन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है एंटी इंडिया फीलिंग के लिए। तो वो एंटी इंडिया फीलिंग है। अब उसमें डेफिनेटली यस पाकिस्तान की आईएसआई जो जमात इस्लामी या जमात पार्टी है, उसका खास करके स्टूडेंट विंग जो है कहा जाता है जमात, उसको आईएसआई ने काफी इन्फ्लुएंस और इन्फिल्ट्रेट कर लिया है। तो ये एलिमेंट्स है और ऑन द ग्राउंड बांग्लादेश में भारत के खिलाफ पब्लिक ओपिनियन अनफॉर्चुनेटली बन गया है काफी हद तक, जो हमें दिखता है, राइट, जो हम देखते हैं सड़कों पे जो आ रहे हैं। अभी जो फ्लड्स हुए थे वो भी नैरेटिव बदल दिया कि इंडिया की हमारी कौन सी त्रिपुरा है जहां से कि वो डैम को रिलीज कर दिया गया ताकि बांग्लादेश में नुकसान हो। अब ये तो अफवाह और गलत बात है ना, बट इस तरह की अफवाहें बांग्लादेश के अंदर चलते हुए बांग्लादेश में ओपिनियन बनाए जा रहे हैं, नैरेटिव बनाए जा रहे हैं एंटी इंडिया, ये हमारे लिए बहुत चिंता की बात है। जी, मैं मेजर जनरल संजय मैस्टन के पास जाना चाहूँगा। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो बांग्लादेश के लिए कितना मुश्किल है, क्योंकि देखिए मैं एक दो घटनाएं और आपको बताता हूँ कि जो म्यांमार में अराकन आर्मी है वो बांग्लादेश के बॉर्डर पे पहुंच चुकी है, बॉर्डर का पूरा कंट्रोल कर रही है। उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं अराकन आर्मी की तरफ से कि बांग्लादेश में जो जिहादी ग्रुप्स हैं वो इस बॉर्डर पर हिंदूज और बुद्धिस्ट के खिलाफ एट्रॉसिटीज कर रहे हैं। और खबरें, ये कितनी पुष्ट है हम कह नहीं सकते, लेकिन खबरें ये भी हैं कि तकनाफ जो एरिया है वहाँ पे उसमें इंकर्जन्स हुए हैं, अराकन आर्मी ने वहाँ पे एरिया कैप्चर किया है और बांग्लादेश जो बॉर्डर फोर्स है और अराकन आर्मी के बीच में जो है झड़पें हुई हैं। ये सारी खबरें जो हैं छिनखन के आ रही है। दूसरी तरफ ISIS है उसका सर उठाना 2015-16 में सर उठा रही थी, अब ज़्यादा दिखाई देते हैं। आजकल बांग्लादेश में झंडे दिखाई दे रहे हैं, ISIS के बयान दिखाई दे रहे हैं उसके फेवर में। इस तरह की जो बातें दिख रही हैं बांग्लादेश के अपने अस्तित्व के लिए कितना मुश्किल देखते हैं? आपने बहुत दो उचित चीजें उठाई हैं। एक तो अराकन आर्मी का रोल और ISIS का बांग्लादेश में, बांग्लादेश को कैसे असर करता है। साफ जाहिर है बांग्लादेश वही रास्ते में जाना चाहता है, पाकिस्तान के रास्ते में, और पाकिस्तान वो ही चाहता है जो अफगानिस्तान में उसने किया, जो
इतनी प्रॉस्परस कंट्री थी 60s और 70s में, और वही पाकिस्तान ने, आईएसआई ने आज उनको स्टोन एज में पहुंचा दिया है। बांग्लादेश को भी आईएसआई का इरादा है, पाकिस्तान सेना का इरादा है कि उनको भी उसी रास्ते ले जाए, क्योंकि भारत के लिए भी अस्थिरता करना चाहते हैं वो, और रेडिकलिज्म भारत के नेबरिंग कंट्रीज में लेके और भारत में अस्थिरता चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि भारत को हर लिहाज से टेररिज्म और इंसर्जेंसी से हिट किया जाए। अब रहा अराकन आर्मी का सवाल। देखिए, बांग्लादेश के लिए तो अब ये देखा जाए, ये खुद अपने ट्रैप में फंस रहे हैं। ये जो जमायते इस्लामी और ये आईएसआईएस एलिमेंट्स, और आपने अलकायदा का भी बीच में नाम लिया था, ये सारे वहां टारगेट कर रहे हैं बुद्धिस्ट को भी, और हिंदूज हैं जो वहां पर म्यांमार में भी हैं और बांग्लादेश में भी हैं, और माइनॉरिटीज को भी कर रहे हैं। जाहिर है अराकन आर्मी ने ये जो भी अभी कदम बताए हैं, 271 किलोमीटर बॉर्डर पे, खासकर ये जो टेक्नफ का इलाका है और पूरा ये रखीने स्टेट जो हिस्सा है म्यांमार का, उसको ये कैप्चर करना चाहते हैं। और काफी हद तक इन्होंने मेरे ख्याल 30 से 40% रखीने स्टेट को कैप्चर कर लिया है। और जितने बॉर्डर आउटपोस्ट थे मिलिट्री जनता के, म्यांमार मिलिट्री जनता के, वो सारे इन्होंने कैप्चर कर लिए हैं। तो साफ जाहिर है कि ये भी अभी एक थ्रेट बन जाते हैं, और ये थ्रेट हिंदुस्तान के लिए फायदा है, क्योंकि ये एक हमारा जो कालादान प्रोजेक्ट है, ये जो अराकन आर्मी चाहती है कि कालादान प्रोजेक्ट वहां से ये सुरक्षा देंगे, तो ये हमें फायदा है। और दूसरा फायदा ये है कि अराकन आर्मी, ये जो जिहादी एलिमेंट्स है, रेडिकल एलिमेंट्स है, उनको ये थोड़ा कंट्रोल करने में सक्षम रहेंगे, और ये आमूम तौर पे ज्यादा बुद्धिस्ट हैं। जी जी। और इनका भी इरादा बहुत क्लियर है, ये म्यांमार से ऑटोनॉमी चाहते हैं, और ये जो सॉवरेंटी चाहते हैं वहां अराकन लोगों के लिए। जहां तक आईएसआईएस का सवाल है, देखिए आईएसआई वहां पर घुसी है, और आईएसआई भी है, और अल कायदा है, और ये जो जमायते इस्लामी एलिमेंट्स हैं, ये तो वही चाह रहे हैं कि रेडिकलिज्म बढ़े, और जितने भी माइनॉरिटीज हैं, हिंदूज हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, सब पे अटैक करें। लेकिन बांग्लादेश नहीं समझ रहा है कि ये अफगानिस्तान जैसे इनका हाल होगा, पाकिस्तान जैसे हाल होगा, और ये जब एक रेडिकलिज्म की एक वेव आती है, उसको रोकना अत्यंत मुश्किल हो जाएगा बांग्लादेश के सेना के लिए। और अब आप खुद देखिए, पाकिस्तान में आज उनकी सेना को उन्हीं के आतंकवाद जो ट्रेन किए थे वही उनको अटैक कर रहे हैं। आज उनकी कैजुअलिटीज कितनी हो रही है आपको पता है। उन्हीं के आर्मी स्कूल के अंदर वहां पर कितने ये टेररिस्ट ने कब कुछ साल पहले अटैक किया था, और अभी भी कितने अटैक्स होते जा रहे हैं। हाल ही में 40 इनके सोल्जर्स मारे गए थे बलूचिस्तान में। तो ये बांग्लादेश की सेना को नुकसान होगा, उनकी इकोनॉमी को नुकसान होगा, इनको देश को नुकसान होगा। कट्टरपन का जब लहरपन आता है तो ये रुकेगा नहीं, और ये समय है जब अभी भारत का बहुत बड़ा रोल है, अहम रोल है। और मेरे ख्याल जो एक कैलिब्रेटेड अप्रोच से हम कर रहे हैं, और खासकर इसमें देखिए हमारे एम्बेसडर्स हैं, डिफेंस अटैचेज वहां बेस्ड है, मिलिट्री कॉपरेशन, हमारी डिफेंस कॉपरेशन चल रही है, और ये सारे कॉपरेशन करके मेरे ख्याल उनको एजुकेशन अगर करेंगे जी जनरल मैस्टर, मैं बांग्लादेश में ग्राउंड से भी जानना चाहता हूं। हमारे साथ सुबीर नंदी बाबू हैं, वहां पे लॉयर हैं और बहुत ज़्यादा हिंदुओं के जो राइट्स हैं उनके लिए लड़ते हैं। सुबीर नंदी, आप ये बताएं कि जो बातचीत हो रही थी आपने पूरी सुनी, जिहादी एलिमेंट्स कितने ज़्यादा आपको दिखने लगे हैं बांग्लादेश में, और जो बात हमने कही कि जिस तरह से जिहादी एलिमेंट्स जो हैं वो भारत के लिए जो खतरा दिखाई देता है उन एलिमेंट्स में, वो आपको कितना वहां से दिखाई देता है? नमस्ते, पहले मैं आपको नमस्ते जनाता हूँ, और आपके साथ साथ मेरे पैनल में जो है उसके भी नमस्ते जनाता हूँ, और स्वागतम जनाता हूँ आपको दर्शकों को, और जो आप देख रहा है और इस प्रोग्राम के द्वारा जो देखेंगे। आपको मैं आज एक खुफिया बात बताता हूँ। हमारा देश में जो गवर्नमेंट आया, इस गवर्नमेंट का नाम क्या? एडियन टीम। तो टोटली unconstitutional. Anytime, Yunus already has been gone in Mysore. Yesterday night, he already leave Dhaka. आपस आएगा और नहीं आएगा ये हम बता नहीं सकते। Right now, the situation is tomorrow. You know,
आपके चैनल के द्वारा, आपके चैनल को मैं भेजा था, जो इस्तेमा तुराग टुंगी ढाका की अर्जुन टोंगी में तुराग नदी पर विश्व इस्तेमा नाम नेम्ड विश्व इस्तेमा तबलीग, जो टू पार्टी मुस्लिम टू पार्टी, एक है साद जो आपके देश से सात माने इस्तेमा के लिए 7 कौन थी, 7 पार्टी, और एक है जुबैर पार्टी जो बांग्लादेश से। इतना बड़ा मचाल हुआ, देयर आर नियर अबाउट 20 people are died, 20 people are died and 500 people are hospitalized yesterday night. No media has been covered in this program, in this occasion, and in this atrocity and anarchy. No media, because government already involved in this जो हो रहा है स्थिति जी। ये स्थिति था तो यस्टरडे। आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, ढाका के एडजंट में केरानीगंज एक ब्रांच था, एक ब्रांच है बैंक का ब्रांच। 3 अपहरण लोग इसमें धोखा और 18 पीपल को होस्टेज किया। इस स्थिति पर है हमारा देश। हम बलि महाराज और सुदर्शना का 5 बेटे था। इस बेटे के नाम अनुसार अंग, बंग, कलिंग, शुम्रो, पुनरो, सनातनी का एक महाराज था बलि महाराज, और सुदर्शना का पुत्र के नाम के द्वारा बंगो, हमारा बांग्ला भूमि इसके पहले बंग भूमि नाम से पहचाना था। हम इस परंपरा में विश्वास करते हैं। इस हमारा बंगो जो वर्ड था, ये हमारा उपनिषद में टोटली लिपिबद्ध है, टोटली रिटर्न है। जी जी, इस देश में मैं एक कमेंट, हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पर मोहम्मद यूनुस जो हैं वो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जो हैं उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ दिखाई दे रहे हैं उसमें, उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं। तो आप जो बात कह रहे थे कि यूनुस जो हैं वो देश छोड़ के गए हैं, तो शायद वो पाकिस्तान जो है इस वक्त हैं, और जो शहबाज शरीफ है उनके साथ उनकी मुलाकात हो रही है। हाँ, हो सकता है, बट हमारा सोर्सेस में जो मैं जान सकता हूँ वो अब लीबिया मिशर कायरो में है। हो सकता है उधर शहबाज शरीफ और उसामा। मैं सब अपने मेहमानों से एक एक कमेंट लेना चाहूंगा। सुबीर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें ग्राउंड सिचुएशन बताई। सज्जनहार साहब, आप भी सुन रहे थे, उनसे आप ही से शुरुआत करते हैं। एक छोटे छोटे कमेंट चाहूंगा क्योंकि समय थोड़ा कम है। आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई मोहम्मद यूनुस की, वो किस तरह से अपने संबंध बढ़ा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं जो बातें जो है सुबीर नंदी ने कही, और जो तस्वीरें आप जो हम दिखा रहे हैं इस वक्त आप नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान प्रधानमंत्री से जो यूनुस हैं वो मिल रहे हैं। जी, मैं देख रहा हूँ तस्वीरें आप जो दिखा रहे हैं वो मैं उनको अच्छी तरह देख पा रहा हूँ। देखिए, मैं किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरफ अभी नहीं जाना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू गेट कंफर्म्ड न्यूज़, तभी मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी देना चाहूँगा। वैसे मैं किसी हाइपोथेसिस या स्पेकुलेशन पर मैं नहीं टिप्पणी देना चाहूँगा। मेरे विचार से ये वाली जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के साइडलाइंस पर इनकी नवाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई थी। वहाँ पर भारतीय प्रधानमंत्री वहाँ से वापस आ गए थे और तब मोहम्मद यूनुस पहुँचे थे, नहीं तो उन्होंने बहुत एक इंटरेस्ट जताया था। देखिए, सभी लोग अपना बैज पहने हुए हैं, टाइज लगाए हुए हैं। अगर कोई किसी देश से फ्ली करता है तो इस प्रकार से फ्ली नहीं करते हैं जो उनका ऐसे वहाँ पर इस्तकबाल हो, रिसेप्शन हो। सो आई विल रिजर्व माई जजमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर इशू। पर मैं ये कहूँगा जो यकीनन वहाँ पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं, इसीलिए मोहम्मद यूनुस ने अभी ऐलान भी किया 16 दिसंबर को जो वो इलेक्शन या 2025 के आखिर में या 2026 के शुरू में करेंगे। उन्होंने पहले कह दिया था 4 साल तक शायद इलेक्शन नहीं होंगे वहाँ पर।
तो अभी आगे देखना होगा। मेरे ख्याल से उनके अपने लिए हालात खराब होंगे, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ सिचुएशन, मेरे विचार से। जी शिवाज साहब, जनरल शिवाज। देखो राहुल जी, इसमें कोई शक नहीं कि जो आज की सिचुएशन बांग्लादेश की है वो मुझे लगता है और भी खराब होने वाली है। एक तो इंटरनल सिचुएशन सुधर नहीं रही है, वहां पर जमात इस्लामी बांग्लादेश, मुजाहिदीन, आईएसआई, इसका गढ़ बढ़ता जा रहा है। अलकायदा और आईएसएस भी पैर पसार सकता है। एक वैक्यूम क्रिएट हो गई है और मुझे लगता नहीं कि मोहम्मद यूनुस के कंट्रोल में चीजें हैं। ये आज फ्री फॉर ऑल है और मुझे लगता है कि जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, जो खालिदा जिया की, वो भी अब चाहेगी इलेक्शन जल्दी हो। यूं तो इन्होंने डिक्लेयर किया 2025 के एंड में या 2026 के बिगिनिंग में होगा, पर मुझे लगता नहीं। ये बात सही है कि खालिदा जिया बहुत ज्यादा कोशिश कर रही हैं कि उनके बेटे जो हैं वो जो है वो प्रधानमंत्री बने। हमने भी, और राहुल जी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने ये आया नजर कि हो सकता आने वाले इलेक्शन में बीएनपी का पलड़ा भारी रहे, तो हमने अपनी बैक चैनल डिप्लोमेसी भारत ने खोल दी है बीएनपी के साथ। क्योंकि हमें देखो, हम ये नहीं डिसाइड कर सकते बांग्लादेश में किसकी गवर्नमेंट आएगी। जो भी गवर्नमेंट आती है हमें उनके साथ वर्केबल रिलेशन रखने हैं। ये डिप्लोमेसी का जनरल संजय मैसन, तो ये बहुत जरूरी है कि हम हर तरीके से इसको हैंडल करें, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर बांग्लादेश जाता है आतंकवाद की तरफ तो वो पाकिस्तान से भी बुरी हालात में होगा, और वो ना बांग्लादेश के अच्छाई में और ना ही भारत के अच्छे में। जनरल संजय मैसन, आपका देखिए, बांग्लादेश की स्थिति बहुत खराब है। वो एक गड्ढे की तरफ जा रहा है। बांग्लादेश को सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है, वो है बांग्लादेश के आम लोग। उनको पता है कि पाकिस्तान का रास्ता, अफगानिस्तान का रास्ता और बांग्लादेश का जो अभी तक अच्छा रास्ता था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और हिंदुस्तान के अच्छे रिलेशन, तो मेरे ख्याल वहां अगर डेमोक्रेसी, और भारत भी चाहता है तुरंत इलेक्शंस हो, और जो वहां की जनता है वो खड़े होके तुरंत इलेक्शंस की डिमांड करे। मेरे ख्याल जनता ही है जो अपने देश को बचा सकती है, नहीं तो बांग्लादेश बिल्कुल पाकिस्तान, अफगानिस्तान के रास्ते पे जाएगा। और वो सचदेव साहब, अच्छी बात नहीं है। आपका कमेंट। थैंक यू वेरी मच। मैं संक्षेप में 3 बुलेट पॉइंट्स। फर्स्टली आई एग्री विद एम्बेसडर सज्जनार, जो बात थी कि यूनुस ने देश छोड़ दिया है। आई मीन दीज वी डोंट नो, जब होगा तब देखते हैं। आज की दुनिया में कहां से कहां क्या हो जाए कह नहीं सकते, बट लेट अस सी। लगता नहीं है ऐसा। एनीवे सेकेंडली, देखिए बांग्लादेश में एक और चीज हो रही है, और वो ये हो रहा है कि आइडेंटिटी, बांग्लादेश के अंदर जो आइडेंटिटी है अब वो इस्लामिक आइडेंटिटी हावी होती जा रही है एज कंपेयर टू द बंगाली आइडेंटिटी। पहले और काफी लंबे समय तक ये था कि बांग्लादेश यानी बंगालियों का देश, यानी बांग्ला स्पीकिंग एंड बांग्ला पीपल, राइट। अब क्या हो रहा है कि देश की आइडेंटिटी इज बिकमिंग, और ये बात है कि वहां की अवाम ये चाहती है शायद, या जिस तरह से नैरेटिव क्रिएट कर दिया गया है, ओपिनियन बनते जा रहे हैं कि हम एक इस्लामिक, वी आर इस्लामिक पीपल, सो हमें एक इस्लामिक स्टेट होना है। शारिया लॉ चाहे नो भी हो, बट सॉफ्ट टुवर्ड्स softer sharia or more Islam, that's there। तो ये दो चीजें हैं जो मुझे और दिखती है। एंड यस, जहां तक इलेक्शन की बात है, यस यूनुस ने तो ये भी कहा था कि मीडिया के रिफॉर्म होंगे तब इलेक्शन होगी। मीडिया के रिफॉर्म, इलेक्शन रिफॉर्म सालों साल लग जाएंगे होने में। एंड यस, जो बात अभी जनरल शिवाजी, जनरल मिस्टन भी कह रहे हैं, एम्बेसडर भी, कि पॉलिटिकल पार्टीज भी थक जाएंगी। देखिए, क्योंकि अभी तो यूनुस को चलिए माना एक रिस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल सोशल एंटरप्रेन्योर थे, बांग्लादेश के रेवोल्यूशन सा हुआ, उनको बिठा दिया गया है, परंतु कुछ टाइम आएगा जल्दी ही जब पॉलिटिशियंस जाएंगे भैया मैं सत्ता में बैठूं, तब बीएनपी के या जो भी हो वो इलेक्शन चाहेंगे और सत्ता में खुद बैठना चाहेंगे। तो अभी बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है। सरकार है भी, बट इसकी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, पावर भी नहीं है। इसके बाद कायदे में देखा जाए तो आई डोंट नो कितनी यूनुस के पास पावर है एज एडवाइजर इवन। तो बट आने वाले वक्त में ये देखना है कि कितनी जल्दी इलेक्शन हो जी, एंड देन फिर या डेफिनेटली अगर बीएनपी आएगी जैसे अभी दिखता है तो बांग्लादेश और इस्लामिक लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेगा, बट होपफुली उनमें सद्बुद्धि आएगी कि इंडिया जैसे नेबर के साथ संयम और मॉडरेट रिलेशंस के साथ आगे चलना चाहिए। जी सचदेव साहब, आप सभी मेहमान मेरे साथ बने रहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं भारत और चीन की, भारत चीन के रिश्तों की, और उस पर जमी बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है। पिछले दिनों दिपसांग डेमचौक में दोनों सेनाएं पीछे हटी और LAC पर स्थिति बेहतर हुई। अब कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू हो रही है।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की चीन यात्रा से कई मुद्दे हल हुए हैं। डोभाल चीन में 23वें स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग के लिए गए थे। ये मीटिंग 5 साल में पहली बार हुई है। 5 साल पहले ये मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में चीन के साथ 5 अहम मुद्दों पर सहमति बनी है। नाथुला से जल्द ही फिर व्यापार शुरू होगा। सीमाओं को पार करने वाली नदियों को लेकर सहयोग बढ़ेगा। दोनों देशों में सीमा विवाद पर न्याय संगत समाधान के प्रति प्रतिबद्धता दोनों देशों ने जताई है। रिश्तों में विश्वास बढ़ाने के उपायों पर सहमति बनी है। इसके अलावा राजनयिक और सैन्य अधिकारियों के बीच मिलकर कार्रवाई पर सहमति बनी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या दगाबाज चीन पर भरोसा किया जा सकता है? क्या सच में चीन भारत से रिश्ते सुधारने की राह पर है, या फिर ड्रैगन फिर से दगा दे सकता है, क्योंकि वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ मिलकर लगातार भारत को घेर रहा है? दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि अगर चीन भारत के साथ बातचीत की मेज़ पर आया है तो इसकी वजह क्या है? इसी मुद्दे पर अपने मेहमानों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले आप सुनिए मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव सी कटोच का क्या कहना है इस मुद्दे पर। ये जो 23rd स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की मीट है, हमारे एनएसए डोवल साहब गए थे और चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी थे। कई बातें इसमें आई हैं और एग्रीमेंट, छोटे छोटे एग्रीमेंट्स हो चुके हैं। जैसे कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो अभी फिर से शुरू हो गई है, जो गलवान के बाद बंद कर दी गई थी। ये छोटे कदम हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये बहुत जरूरी कदम है। ये चलना, इनको इस प्रकार के छोटे छोटे कदम जो है, यही बाद में पूरी तरह से नॉर्मलसी ले आएंगे। तो मेहमानों के साथ इस एक नए मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारे लिए। भारत और चीन के रिश्ते जिस तरह से गलवान के पूरे प्रकरण के बाद बेहद बिगड़ गए थे, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बदलाव होता नज़र आ रहा है। जो एक मीटिंग हुई थी शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी जी की, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, कजान में अक्टूबर में इसी साल, उसके बाद इस जो ये अजीत डोभाल की मीटिंग है, इसका कहीं ना कहीं जो है वो खाका तैयार हुआ था। मैं सज्जनहार साहब के पास जाना चाहूँगा। सज्जनहार साहब, कैसे देखते हैं ये जो बदलाव थोड़ा दिख रहा है भारत चीन के रिश्तों में, इसको कोई सिग्निफिकेंस आप मानते हैं इसका कि नहीं मानते? नहीं, सिग्निफिकेंस तो मैं यकीनन मानता हूं। जो देखिए, आपने जैसे खुद बताया राहुल जी, जो 5 साल बाद ये मुलाकात हो रही है, तो वो उसका तो बहुत ही महत्व है। परंतु आप देखिए, ये 2003 से शुरू हुआ था, जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स का जो मीटिंग है, दौर जो है, वो 2003 से शुरू हुआ, 2019 तक चला, 16 साल तक 22 मीटिंग हुई। परंतु हमारे जो बॉर्डर इशू को हल करने में क्या कुछ उसका बड़ा योगदान रहा, तो वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब उन्होंने कहा है जो हम इसको और ज़्यादा ऊर्जा देंगे, वाइटैलिटी देंगे। वही हमारे दोनों नेताओं ने भी कहा, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी, उसको हम और एनर्जाइज करेंगे। तो अब वो आगे देखना होगा। परंतु अगर ये वाले 3 देखा जाए तो मैं कहूँगा ये लो हैंगिंग फ्रूट है। पहले भी ये होता रहा। चीन ने रोक दिया था हाइड्रोग्राफिक डेटा देने से, कैलाश मानसरोवर की यात्रा से, बॉर्डर ट्रेड से उन्होंने मना कर दिया था। अब उन्होंने शुरू कर दिया है। तो मैं ये समझता हूँ जो वो इसमें अभी रास्ता बहुत लंबा है। जैसे हमारे विदेश मंत्री ने बोला था उसमें पार्लियामेंट में, जो इसका बहुत ही कैलिब्रेटेड अप्रोच होगा। अभी डिसएंगेजमेंट हुआ है, अभी हमें इसको डी एस्केलेशन करना है, फिर डी इंडक्शन करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और इनको अंडर द कारपेट नहीं रखा जा सकता जो साहब इसको आप नहीं करिए। तो ये शुरुआत है, क्योंकि मैं समझता हूं चीन बहुत समय से चाहता है जो हमारे संबंध सामान्य हो जाएं, चाहे वाणिज्य हो, आर्थिक हो, इन्वेस्टमेंट हो, निवेश हो, कल्चर हो, मूवमेंट हो, ट्रैवल हो, एजुकेशन हो, सब में वो चाहता है। आपको याद होगा बहुत सालों से वो कह रहा है जो हमारे जो सीमाओं पर स्थिति है वो नॉर्मल है, अब हमको शुरू कर देना चाहिए और इसको अपनी जगह पर रखना चाहिए। जो अपना बॉर्डर मुद्दा है, सीमा का मुद्दा है, उसको अपनी जगह पर रखना चाहिए। हमारे लिए ये मान्य नहीं है। हमने कहा है जो ये जब तक पीस ट्रैंक्विलिटी नहीं रहेगी बॉर्डर पर, तब तक हमारे संबंध सामान्य नहीं हो सकते। तो इस पर हमें चलना है। एक आखिरी बात अगर आप मुझे इजाजत दें मैं कहूंगा, क्योंकि आपने प्रश्न किया था जो इसका कारण क्या है, क्यों चीन ऐसे कर रहा है।
तो मैं 2-3 कारण बताता हूं एक एक सेंटेंस में। एक तो जो भारत ने वहां पर उनके सामने हमारी जो आर्मी है, और हमारे 2 बड़े वरिष्ठ आर्मी के ऑफिसर्स यहाँ पर हैं, तो उनको मैं बधाई देना चाहूंगा जिस प्रकार से हमारी आर्मी ने पिछले 4-4.5 साल से उनका सामना किया है। 4 सर्दियां गुजर गई, वहां पर वो तैनात हैं, मिरर डिप्लॉयमेंट किया 50-60 हजार का, तो उनको भी पता चल गया जो भारत के विरुद्ध हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हमको निकलना है। दूसरा, उनके अपने अंदरूनी हालत, चाहे उनकी आर्थिक व्यवस्था हो, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। 5% कह रहे थे हम ग्रो करेंगे, कहां 3-4% पर आ गए। और आखिरी बात, राष्ट्रपति ट्रंप जो आ रहे हैं, तो उसका उनको बहुत ही नर्वसनेस है, बहुत भय है। जैसे ही उनका इलेक्शन हुआ था, चीन ने कहा था जो भारत और चीन को साथ मिलकर ट्रंप की जो अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी जो लाएंगे, जो उथल पुथल लाएंगे पूरे, उसको हमने साथ मिलकर हमें उससे जूझना चाहिए। तो ये 3 बड़े कारण हैं, और भी कारण हैं, समय का अभाव है तो मैं नहीं बताता, परंतु ये सब इसी वजह से वो आगे जी। ट्रंप जो चीन के लिए करेंगे, भारत के लिए भी वो बहुत सारी धमकियां दे रहे हैं कि वो टैक्स भारत पे बढ़ा देंगे, और खैर वो अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन क्या करेंगे ये देखना होगा। दूसरी तरफ रविंद्र सचदेव साहब, जो कहानी है दीपसांग डेमचोक से इंडिया चाइना की, वो क्या आगे बढ़ी है? देखिए, जो ये बातचीत हुई उसमें जो चीज़ें बाहर निकल के आई वो ये है कि 2005 में जो डीलिंकिंग ऑफ बॉर्डर इश्यूज विद बायलैटरल इश्यूज, ये जो 2005 का एग्रीमेंट था, उस पर कहीं ना कहीं हम वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, या चीन उस पर इंसिस्ट कर रहा है। अगर हम ये मान गए हैं इस बातचीत में कि हम 2005 के उस इशू पे जाएंगे, तो क्या ये सही होगा? क्या भारत के लिए सही है? दूसरा, चाइना जो 2005 का पूरा एग्रीमेंट था उसको कई बार वायलेट कर चुका है। जब वो LAC पे जो है बार बार वायलेशंस कर रहा था, तो वो कई बार इस चीज़ को वायलेट कर चुका है, उससे पूरे एग्रीमेंट को। तो ऐसे में इस बातचीत का क्या अर्थ रह जाता है? आई थिंक जनरली स्पीकिंग, कभी भी कोई बातचीत हो और उस बातचीत के बाद में दोनों पक्ष कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स दें तो अच्छी बात है, राइट, किसी भी संदर्भ में। सो इंडिया और चाइना के बीच में हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की जो बात हुई है, और जो फिलहाल खबर निकल के आई हैं, 4 या 5 पॉइंट्स, इवन दो लो हैंगिंग फ्रूट एज एम्बेसडर साहब इज सेइंग, बट यस, गुड, तो वेलकम करना चाहिए और होप होनी चाहिए, क्योंकि देखिए चाइना हमारा नेबर है, राइट। हम और चाइना को कोएग्जिस्ट करना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है हमारे पास। बट यस, बात ये कि जो ये बॉर्डर इशू है, ये एक बहुत ही बड़ा इरिटेंट, और इरिटेंट से भी ज्यादा आई थिंक मुद्दा है। आप इमेजिन करें, हम और आप, अगर चाइना और भारत के बीच में ये LAC का मुद्दा रिजॉल्व हो जाए, तो हम कैसे रिश्ते हो सकते हैं? शायद हम संजय साहब छोटी रखिएगा बात, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, मैं 2 और मेहमानों से बात करना चाहता हूँ जी। Sure, I mean that's all I'm saying. So इसमें by the way चाइना की भी नीड्स है, हमारी भी नीड्स है। क्विक बुलेट पॉइंट, हमारी सरकार ने शायद और हमारी इंडस्ट्री को ये एहसास हो गया है कि अगले 10 साल अगर हमें अपनी GDP 7-8% पे बढ़ानी है, हमें चाइना की इंडस्ट्री और मशीनरी चाहिए। ये हमारी भी जरूरत है जी। हमें अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए चाइना से इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप चाहिए। बट यस, ये बॉर्डर का मुद्दा जितना सॉल्व होता जाएगा उतना बेहतर होता जाएगा। जनरल सिवाच, हमने देखा है कि चाइना जो है, 2 मुद्दे अहम हैं चाइना के साथ अगर हम देखें तो। एक है एक्साई चिन का मुद्दा, एक है अरुणाचल प्रदेश में तवांग का मुद्दा। ये अहम मुद्दे हैं जिस पर पूरी लड़ाई लगभग है इंडिया और चाइना के बीच में। आपको लगता है कि दोनों मुद्दे ऐसे हैं जिस पे कोई भी देश पीछे हटेगा? देखो राहुल जी, इसमें कोई शक नहीं कि हमें एक चीज तो समझनी चाहिए कि जो अब हुआ है एक कदम आगे है, क्योंकि मैं वहां पर चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका हूं 14 कोर लेह लद्दाख का पूरा। तो ये दैप्सांग और डेमचोक से जो डिसएंगेजमेंट हुई थी, कजान के जो साइड लाइन में ब्रिक्स के में मिले थे प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग, मुझे लगता है ये बड़ा महत्वपूर्ण था। मैंने सोचा नहीं था इतनी जल्दी एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह से जो चीन पीछे चला जाएगा। अब आपने बात की तवांग की, अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन। तो सच्चाई है, अक्साई चिन उसने 1963 में ले लिया था, वो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का है।
अब वो काउंटर प्रेशर डालता है हमारे को अरुणाचल प्रदेश में, उसको वो साउथ तिब्बत बोलता है, मगर उसको भी ये मालूम है कि वो भारत का हिस्सा है। और अब क्यों वो बोल रहा है? अब इसलिए बोल रहा है कि आज तक जो भी डेवलपमेंट थी वो चीन की तरफ से थी। हम तो ऐसे इलाके थे वहां पर पेट्रोलिंग भी नहीं होती थी, क्योंकि हमारी जो रोड थी अरुणाचल में कम से कम 150-200 किलोमीटर LAC से पीछे थी। मगर आज की तारीख में 15 साल में 10 साल में इतनी डेवलपमेंट हो गई है कि हम LAC पे पहुंच गए और हम उनसे अगर ताकतवर नहीं है तो इक्वली कॉम्पिटेंट है। और हमारी सड़कों का जाल बच गया है, हमने टनल बना दिए हैं। तो आज चीन को भी डर लगा है कि अब हमने 2 कोर रेज कर दी जो ऑफेंसिव है, जिसका मतलब हम भारत की भी अहमियत और ताकत है, हम चीन के अंदर घुस सकते हैं। तो मुझे लगता है चीन को भी डर है जी। बहुत सारे एनालिस्ट जो हैं जी, मैं एक ही चीज कहूंगा राहुल जी, अगर आपको पीस चाहिए चीन से तो बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। अगर आप इक्वली स्ट्रांग हैं चीन कभी यू लड़ाई नहीं लड़ेगा। और मुझे लगता है अब उसको महसूस होने लगा है कि भारत एक कमजोर कड़ी नहीं है, भारत की इकोनॉमी पावर भी बहुत अच्छी है और भारत की जो मिलिट्री पावर है वो बढ़ती जा रही है, और हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये उसको महसूस हो गया। और आज हम चीन की आंखों में आके डाल के बात करें जी। जनरल मैस्टन जी, चीन पे भरोसा नहीं करना आप जी। जनरल मैस्टन भरोसा नहीं कर सकते जी। जनरल मैस्टन, अगर हम इस तरह से इसको देखें कि जो बात जो है जनरल सिवाच ने भी कही कि चीन पे भरोसा नहीं किया जा सकता है और चाइना जो है वो बार बार गोल पोस्ट भी बदलता रहा है। अगर हम देखें कि 1960 में उसने कहा कि जो LAC है उसको लीगलाइज कर लेते हैं, उसके बाद उसने 1962 की लड़ाई के बाद यही बात कही कि हम जो है LAC को लीगलाइज कर लेते हैं, लेकिन बार बार वो गोल पोस्ट बदलता रहा। उसके बाद उसने चीज़ें को करते रहे, हिस्टोरिक राइट्स की बात आ गई, बाकी सब चीज़ें आ गई। आपको लगता है कि इस जगह पर, इस जहां पर हम हैं, उसमें कोई भी सलूशन आपको इस पूरे उसका दिखाई देता? क्योंकि जो मुद्दे हैं वो बहुत साफ हैं कि भारत जो है अस्काई चिन जो है उसको नहीं छोड़ेगा, और जो चाइना है वो तवांग पर अपना जो अधिकार वो कहता है वो है, उसको नहीं छोड़ेगा। तो क्या आपको कोई रास्ता दिखाई देता है इसमें? और देखिए, बिल्कुल मैं बोलूं, मेरे को आगे कोई रास्ता नहीं दिखता है। इसका कारण यह है, मंशा किसकी खराब है? चीन की है। मैं अगर आज NSA होता, मैं तो जाके चीन के वांगी को पहला चीज बोलता कि मैं आपके साथ जब आप अरुणाचल प्रदेश को अपने मैप्स के कार्टोग्राफिक एग्रेशन से बंद करें। आज की तारीख में क्यों चाइनीज मैप्स में अरुणाचल प्रदेश उनका हिस्सा दिखाया जाता है? तो वो तो सीरियस है ही नहीं। साफ मैं आपको बोल रहा हूं, उनमें सीरियसनेस है ही नहीं। अगर सीरियसनेस होती है, प्रॉब्लम कहां है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में पूरी भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर्स पे डिप्लॉयड है। तो जब कोई ये मुद्दा है तो अरुणाचल प्रदेश कैसे मुद्दा बन रहा है जो वो अपने मैप पे दिखा रहे हैं? तो साफ जाहिर है कि उनका इंटेंट, इरादा नेक नहीं है। वो भारत के साथ, और मेरे को लगता है भारत को बहुत सख्त नीति अपनानी चाहिए, डिप्लोमेसी, मिलिट्री डिप्लोमेसी हर लेवल पे, और तभी ये चीन समझेगा। हमारा स्टार्ट पॉइंट ये होना चाहिए कि आप ये कार्टोग्राफिक एग्रेशन बंद करिए, इसके बाद हम आपके साथ टॉक्स में बैठेंगे। तब मैं बोलता हूं ये टॉक्स आगे चलनी चाहिए, लेकिन सबसे पहला ये होना चाहिए, तब मैं बोलूंगा यस चाइना इस मामले में सीरियस है। लेकिन आज की तारीख में वो सीरियस नहीं है, तो ये बहुत क्लियर है, तो उनके मैप्स पे है। और मेरे को लगता है भारत को भी एक, जितना तिब्बत ऑटोनोमस रीजन है उसको वो एक इंडिपेंडेंट देश दिखाना चाहिए। देखिए, कुछ चीजों में शक्ति ही काम आती है। अगर वो दिखा सकते हैं तो हमें कौन रोक रहा है? वी आर इंडिपेंडेंट नेशन, हमको पूरा तिब्बत एक इंडिपेंडेंट नेशन दिखाना चाहिए, तभी वो समझेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, ये देश वो देश है जिसके साथ शक्ति से हमको डील करना पड़ेगा, और वही तब हम कामयाब होंगे, चाहे डिप्लोमेटिक, चाहे मिलिट्री डिप्लोमेसी पे, या कोई भी लेवल पे, वो पॉलिटिकल लेवल पे। बिल्कुल, हमें चाइना के साथ क्या नीति अपनानी चाहिए, क्या चाइना जो है वो सख्त भाषा ही समझता है, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर देश को ध्यान देना होगा। अभी मेरे मेहमान जो हैं जनरल सिवाच कह रहे थे कि जो बॉर्डर एरियाज़ में बहुत अच्छा डेवलपमेंट सेना ने किया है, और हम सारे सेना का प्रेज़ करते हैं कि उन्होंने जो कुछ करके दिखाया है शायद ही कोई कर सकता था। लेकिन ये भी बात चाइना जो एनालिस्ट हैं वो कहते हैं कि भारत ने जो डेवलपमेंट की है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है बॉर्डर एरियाज़ में, वही कहीं